हेलो स्टूडेंट, कैरी एकेडमी प्रयागराज में मैं अरविंद विश्वकर्मा एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट जो हाई स्कूल से लेकर गेट लेवल के एग्ज़ाम तक के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। और TG2 और JEE के एग्ज़ाम में तो बैलेंस कंडीशन से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसको बहुत केयरफुली, बहुत अच्छे से समझिए कि इससे ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे कि आप बिना कलम उठाए इसका आंसर दे सकते हैं। आइए समझते हैं इसको। व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था व्हीटस्टोन। उन्होंने 4 रेजिस्टेंस को लेके उसको चतुर्भुज के रूप में उसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया कि उसके एक विकर्ण में उन्होंने वोल्टेज सोर्स को अप्लाई किया और दूसरे विकर्ण में उन्होंने करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अर्थात धारा मापी को लगा दिया। उसके बाद उन्होंने वोल्टेज सोर्स को जब अप्लाई किया तो चारों रेजिस्टेंस के मान को अर्थात चारों रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उन्होंने उसकी इस तरीके से वैल्यू लिया कि वोल्टेज सोर्स को अप्लाई करने के बाद चारों रेजिस्टेंस में तो करंट फ्लो हुआ, लेकिन जिस विकर्ण में उन्होंने करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अर्थात धारा मापी को लगाया था उस वाली ब्रांच में उन्होंने कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। तो इस अवस्था को उन्होंने ब्रिज की बैलेंस अवस्था कहा। और बैलेंस अवस्था में उन्होंने एक फार्मूले को डिराइव करके दिया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अर्थात कि जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो उन्होंने 2 स्टेटमेंट मुझे दिया। पहला स्टेटमेंट ये था कि धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। ठीक, ये देखिए, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही बना लिया था इसको। ये देखिए, इसका एक विकर्ण में वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया गया है और दूसरे विकर्ण में इसको गैल्वेनोमीटर को लगा दिया है। ठीक, अर्थात कि जब ये बैलेंस कंडीशन में होगा तो धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। अर्थात कि करंट जो है इस तरीके से पास होके और इस तरीके से पास होती हुए ऐसे लूप बना लेगी। ठीक, धारा मापी में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक, और जब धारा मापी में कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो व्हीटस्टोन ने एक स्टेटमेंट ये बताया कि अपोजिट आर्म्स के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा। अपोजिट आर्म्स में देखिए मेरे ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये और ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, अर्थात कि इनका मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा। दूसरा स्टेटमेंट आता है अर्थात P क्रॉस S बराबर R इंटू Q। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट आता है। इन दोनों कंडीशन से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये स्टेटमेंट आप याद रखिए। अगर हम जब बैलेंस कंडीशन में होगा, अगर हम ये वोल्टेज सोर्स को यहाँ पे अप्लाई कर दें और गैल्वेनोमीटर को मैं यहाँ पे लगा दूँ, अर्थात कि ये दोनों अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो इसकी बैलेंस की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए ये जो BD एक भुजा है और एक भुजा AC है, BD और AC को इसलिए कंजुगेट आर्म्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। B और D, A और C को कंजुगेट आर्म्स कहते हैं अर्थात कंजुगेट भुजा। अर्थात क्योंकि इसको हम इंटरचेंज करते हैं तो इसकी बैलेंस की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए देखते हैं कि एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि बैलेंस कंडीशन में किस तरीके से न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है। इसमें देखिए 4 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एक 5वां रेजिस्टेंस है। इसके एक विकर्ण में वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया गया है और एक विकर्ण में इधर रेजिस्टेंस है। और इसमें ये पूछ लिया है कि I का मान क्या होगा, अर्थात इस वाले ब्रांच में करंट का मान पूछा है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अर्थात इस सर्किट में जो 5वां रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आइए देखते हैं। अगर आपको मिलता है फिगर तो सबसे पहले देखिए कि मेरा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है या नहीं। बैलेंस कंडीशन के मैंने आपको बताया था कि बैलेंस कंडीशन में ये होगा P इंटू एस बराबर R इंटू क्यू, अर्थात कि अपोजिट आर्म्स का मल्टीप्लिकेशन
ये देखिए एक दूसरे का अपोजिट है, इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा तो ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा। अर्थात देखते हैं बैलेंस में है कि 9 इंटू 3 इक्वल टू 9 इंटू 3, 27 इक्वल टू 27। अर्थात ब्रिज क्या है, ब्रिज बैलेंस है, बैलेंस है। ठीक, बैलेंस कंडीशन में तब आई का मान क्या हो जाएगा, बिना पेन चलाए आई इक्वल टू 0। सॉल्व नहीं करना है। अब आ जाइए आर इक्वलेंट पे। आर इक्वलेंट किस तरीके से निकालते हैं, सर्किट का इक्वलेंट रेजिस्टेंस वही रेजिस्टेंस होता है जिस ब्रांच से मेरा करंट फ्लो होता है। देखिए सप्लाई से करंट चला, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस को मिले, ये डिवाइड हो गया। लेकिन जब बैलेंस कंडीशन है तो जाहिर सी बात है कि इसमें करंट क्या होगा, 0 एम्पियर फ्लो होगा। 0 एम्पियर फ्लो होगा, इसका मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस है इसमें करंट नहीं जा रहा है। जब ये इसमें करंट नहीं जाएगा तो ये मेरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में काउंट ही नहीं किया जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वही रेजिस्टेंस होता है जिस रेजिस्टेंस से मेरा करंट फ्लो हो रहा है। अर्थात कि मैं इसको कंसीडर नहीं करूँगा, मेरे पास ये सिर्फ 4 रेजिस्टेंस ही कंसीडर हो, क्योंकि यहाँ से करंट गया, इसमें डिवाइड हुई, फिर ऐसे होते होते ऐसे होते लूप बना लिया, इस रेजिस्टेंस में करंट नहीं गया। तो देखते हैं, तब ये देखिए ये 9 और ये 3, ये दोनों किस में कनेक्ट है, सीरीज में, और ये दोनों किस में कनेक्ट है, सीरीज में। तो 9 3 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 9 3 कितना हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। फिर ये 12 ओम और 12 ओम का रेजिस्टेंस इस तरीके से पैरेलल में देखिए कनेक्ट हो गए हैं ऐसे। ठीक, ये वोल्टेज सोर्स इस तरीके से कनेक्ट हो, क्योंकि ये दोनों सीरीज हो गए, तो ये 12 ओम हो गया, ये भी 12 ओम हो गया। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, दोनों पैरेलल में, पैरेलल कंडीशन में हम बताए थे आपको, 12 गुणित 12/12 प्लस 12, 12 इक्वल टू 12 दूंगा 24। ठीक, अर्थात 6 ओम मेरा आंसर आ गया। ठीक, ये तो है बैलेंस कंडीशन। यहाँ तक तो एग्जाम में TG2 और UPPCL JEE के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर एग्जामिनर के मूड में ये आ गया कि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी बनाना है तो बैलेंस कंडीशन से ना देके वो अनबैलेंस कंडीशन से देता है। आइए हम अनबैलेंस कंडीशन को समझते हैं। आइए देखते हैं, जब ब्रिज अनबैलेंस कंडीशन में हो तो अनबैलेंस कंडीशन में जाहिर सी बात है कि मेरा अपोजिट आर्म्स के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन बराबर नहीं होगा। चलिए हम इसको, इसी एग्जांपल को लेते हैं, मैं इसको 3 की जगह पे 4 कर देता हूँ। अब देखिए ब्रिज बैलेंस है कि नहीं, 9 चौक 36 इक्वल टू 9 त्रिक 27, अर्थात मेरा ब्रिज अनबैलेंस कंडीशन में है, बराबर नहीं आया है, अनबैलेंस। जब इस तरीके से फिगर मिले तो सबसे पहले आप चेक करिए कि ब्रिज मेरा बैलेंस है कि नहीं। अपोजिट आर्म्स के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन करिए और इसके बराबर, दोनों बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं आया मतलब मेरा ब्रिज अनबैलेंस है। अनबैलेंस है इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाली ब्रांच में करंट जाएगा, इसमें कोई ना कोई करंट जाएगा, इस तरीके से इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, पांचों रजिस्टर्स में मेरा करंट जाएगा। अगर इस कंडीशन में आर इक्विवेलेंट का मान पूछता है तो किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये देखिए कि मेरा कौन सा रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट है, कौन सा पैरेलल में। ठीक, अब देखिए बड़ा क्रिटिकल कंडीशन बन गई है कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको एक रूल बताया था, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ये देखिए ध्यान से कि यहाँ पे एक डेल्टा बन रहा है तीनों रजिस्टर्स मिला के, ठीक, और ये तीनों रजिस्टर्स मिला के यहाँ पे डेल्टा बन रहा है। तो मुझे इस सर्किट को सिंपल रूप देने के लिए किसी एक डेल्टा को स्टार में बदलना है। ध्यान रहे, किसी एक डेल्टा को बदलना है, दोनों डेल्टा को मैं स्टार में नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि जो मेरा बीच वाला रेजिस्टेंस है दोनों डेल्टा में कॉमन है, और इस रेजिस्टेंस का इफेक्ट मैं किसी एक तरफ ही ले सकता हूँ, चाहे इस डेल्टा में ले चाहे इस डेल्टा में ले। चलिए हमने इस रेजिस्टेंस का इफेक्ट इधर ले रहा हूँ, तो ये डेल्टा जो है, चलिए हम इसको स्टार में बदलते हैं।
तो जब स्टार में बदलना होता है तो टेम्परेरी सबसे पहले आप स्टार यहाँ बना लीजिए। ठीक, टेम्परेरी स्टार बना लेते हैं। ठीक, ठीक, यहाँ पर टेम्परेरी स्टार बना लेते हैं। तो ये वाली जो वैल्यू है इसका मान निकालने के लिए, चलिए मैंने मान लिया कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो R1 का मान निकालने के लिए ये देखिए कि स्टार वाला कहाँ पे जुड़ा हुआ है, इस नोड पे जुड़ा हुआ है। इस नोड से डेल्टा की कौन सी वैल्यू जुड़ी हुई है, ये देखिए ये दोनों जुड़ी हुई है इस नोड पे R वाले से। डेल्टा कनेक्शन को मुझे स्टार में बदलना है। ठीक, चलो मैंने इसको बना लिया स्टार में। R1, R2 और R3 का मान मुझे निकालना है। ठीक, तो R1 का मान डेल्टा टू स्टार कनेक्शन मैंने आपको बताया था, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन मैंने बताया था R1 का मान किस तरीके से निकाला जाएगा। अब देखिए स्टार में जो R1 का मान निकालना है वो डेल्टा के किस वैल्यू से कनेक्ट है। ये देखिए ये डेल्टा की 9 गुणित 9 ये वाली वैल्यू से कनेक्ट है, अर्थात जिस वैल्यू से कनेक्ट है पहले उसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक, फिर बाकी डेल्टा को जो वैल्यू दिया है उससे सभी से उसकी योग करके डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि स्टार में वैल्यू कम आती है इसलिए मुझे डिवाइडेशन करना पड़ेगा। तो 9 गुणित 9 इधर हो जाएगा 9 त्रिक 27। ठीक, ये 9 त्रिक 27, 3 त्रिक का 9, अर्थात 3 ओम आ गया R1 का मान। इसी तरीके से R2 का मान क्या आएगा, R2 का रजिस्टेंस देखिए किससे कनेक्ट है, इससे और इससे कनेक्ट है, अर्थात 9 इंटू 9, फिर तीनों का योग 9 प्लस 9 प्लस 9। ठीक, ये आएगा 81, ये आएगा 27। ठीक, 9 9 81, 9 त्रिक 27, 3 ये भी आ गया। ठीक, इसी तरीके से R3 देखिए कहाँ कनेक्ट है, यहाँ पे, अर्थात इनका मल्टीप्लिकेशन अर्थात 9 इंटू 9 फिर योग 9 प्लस 9 प्लस 9 इक्वल टू 9 इंटू 9 27 आ गया, 9 त्रिक 27, 3 त्रिक का 9, 3 ओम ये भी आ गया। ठीक, अर्थात कि जो रजिस्टेंस मेरा ये है ये कितना होगा, 3 ओम होगा। ये कितना होगा, 3 ओम होगा। ये कितना होगा, 3। ठीक, मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर सेम वैल्यू के मान डेल्टा में कनेक्ट हैं तो स्टार में बदलने के लिए डिवाइड बाई 3 कर दीजिए। स्टार इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाई 3। कब, जब डेल्टा में सेम वैल्यू कनेक्ट हो। तो डेल्टा में कितना मान है, 9 डिवाइड बाई 3 कितना आया, 3 ओम आ गया। ठीक, अर्थात कि मुझे इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। कब, जब डेल्टा में सेम मान के वैल्यू कनेक्ट हो तो डिवाइडेड बाई 3। अगर स्टार में सेम वैल्यू कनेक्ट हो तो मल्टीप्लिकेशन बाई 3, क्योंकि स्टार में वैल्यू कम होती है, डेल्टा में वैल्यू ज़्यादा होती है। तो देखिए अब मेरा ये जो सर्किट है, देखिए मेरा सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा। ये वाला रजिस्टेंस यहाँ पे है, ठीक, 3 ओम। ठीक, फिर इस वाले रजिस्टेंस से ये इधर की साइड में जुड़ा हुआ है 3 ओम। ठीक, और ये 3 ओम। ठीक, और उसके बाद में 3 ये है। ठीक, और ये 4 है, ये 3 है, ये 4 ओम है। अब इसका मान R इक्वलेंट निकालना है। ठीक, सर्किट मेरी कुछ इस तरीके से बन गई। अब इसको सॉल्व करिए। ये देखिए सीरीज कनेक्शन है, इनका वैल्यू कितना आएगा, 3 3 6। ये देखिए सीरीज कनेक्शन है, 4 3 7। अब देखिए ये 6 ओम और ये 7 ओम किस में कनेक्ट हो गए, पैरेलल में। पैरेलल कनेक्शन करने के लिए कितना करेंगे, R इक्वलेंट बराबर, ये इसका पहले निकालिए। R बराबर मान लीजिए 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 7। ठीक, नहीं समझ में आता तो R बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 से आप कर लीजिएगा। ठीक, तो इसका मान कितना आ गया, 42/13। ठीक, ये वैल्यू आ गया किसका, इतना 42/13, ये इसका मान आ गया। अब ये इससे किस में
अब सर्किट देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। ये सर्किट यहाँ बना रहे हैं। ये सर्किट देखिए 3, ठीक। ये जो रेजिस्टेंस है इसका मान दिया हुआ है 42/13, 13, और ये पहले से ही 3 था, ठीक। आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या आएगा? 42/13 + 3। आर इक्विवेलेंट बराबर 42 + 39/13, ठीक। 1 4 3 7 1 8। आर इक्विवेलेंट बराबर इस तरीके से क्वेश्चंस आए। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कब? जब बैलेंस मेरा जब ब्रिज मेरा अनबैलेंस कंडीशन में दिया रहेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर एग्जामिनर को थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चंस बनाना हो तो आप इसको समझिए, और अगर नहीं समझ में आता तो इस वीडियो को बार बार भी देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा और इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।